अस्सलाम वालेकुम। आज का साइकाइट्री लेक्चर जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं विद टर्म्स ऑफ साइकाइट्री, क्योंकि इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हों। कुछ वर्ड्स हैं जो कि साइकाइट्री के लिए ही स्पेसिफिक हैं और अक्सर रिपीट होते हैं। अगर अगर आप उनका मतलब नहीं जानते तो फिर काफ़ी कन्फ्यूजन होगी और जिस तरह बात समझ आनी चाहिए उस तरह से नहीं आती। तो ये मैंने 3 पार्ट्स के लेक्चर बनाए हैं जिसमें मैं साइकाइट्री के कॉमन टर्म्स को डिस्कस करूँगी। आई होप इट हेल्प्स। सो इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगी टर्म्स लाइक अफेक्ट, akathisia, attention, catatonia, blocking, circumstantiality, glanging, compulsion, confabulation, conversion, countertransference, cyclothymia, defense mechanisms, delirium and delusions. सबसे पहले बात करते हैं अफेक्ट के बारे में। अफेक्ट जो है ना, दैट इज़ व्हाट अ पेशेंट फील्स एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब आप इसको इस तरह से समझें कि जिस तरह क्लाइमेट में और वेदर में फ़र्क है ना, कि वेदर उस वक़्त का जो मौसम है उसको कहेंगे और क्लाइमेट जो होता है वो जनरली जिस तरह का होता है, ज़्यादातर जो होता है उसको कहेंगे, ठीक है? तो इसी तरह जो मूड होता है वो क्लाइमेट की तरह है, ठीक है? कि इस पर्सन का मूड ऐसा रहता है। लेकिन अफेक्ट इज़ अ मोर स्पेसिफिक, मोर एक्यूट, मोर इन द मोमेंट काइंड ऑफ मूड जो कि उस वक़्त है, ठीक है? तो सैडनेस, एंगर, हैप्पीनेस, इरिटेशन, ये कुछ देर फ़ील करने वाले मूड है ना? तो इसको अफेक्ट कहते हैं। तो टाइप ऑफ इफ़ेक्ट और सिचुएशन के मुताबिक क्या वो इफ़ेक्ट सही है और उसकी स्टेबिलिटी, उसकी इंटेंसिटी, ये साइकाइट्रिक इलनेसेस में बहुत ज़्यादा कॉमन है टू ऑब्ज़र्व कि इस चीज़ की एक रेलेवेंस होती है क्लिनिकल। तो इफ़ेक्ट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं एज़ ब्रॉड, रिस्ट्रिक्टेड, ब्लंटेड, फ्लैट एंड लायबल। तो आई होप आपको इफ़ेक्ट और मूड का फ़र्क समझ आ गया है। तो अफेक्ट जो है वो पेशेंट का इमीडिएट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन है, ठीक है? वेयरएज मूड साइकाइट्री और साइकोलॉजी की टर्म्स में वो इमोशन है जो कि अक्सर वो पेशेंट फील करता है, ठीक है? मूविंग ऑन, ये भी अगेन एग्जांपल्स हैं। साइकोलॉजी में हम इसको फर्दर डिस्क्राइब इस तरह से कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अराउजल एंड वैलेंस, ठीक है? तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो सेकंड इमेज है इसमें हम देखेंगे कि ये डिफरेंट इफ़ेक्ट्स के एग्जांपल्स हैं। अब पहला क्वाड्रेंट जो है उसमें शो हो रहा है पॉजिटिव बैलेंस और लो अराउजल। तो इसमें एग्जांपल हो सकता है कंटेंटमेंट, रिलैक्सेशन और काम, यानी कि ये पॉजिटिव इमोशन है लेकिन थोड़ा एनर्जेटिकली लो है, ठीक है? लो अराउजल है। इसी तरह अगर आप दूसरे क्वाड्रेंट को देखें राइट साइड पे तो ये पॉजिटिव है और ये हाई अराउजल है, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक, एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक, ठीक है? इसी तरह नेगेटिव बैलेंस और लोअर अराउजल के एग्जांपल हैं बिटर, पेसिमिस्टिक, एपैथेटिक, डिप्रेस्ड, मेलैंकोलिक। और नेगेटिव बैलेंस और हाई अराउजल का एग्जांपल है एंग्शियस, इरिटेबल, रेस्टलेस, डिस्पेयरिंग। तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अफेक्ट का एग्जांपल ये है कि किसी का अगर ब्रेकअप हुआ है, रिलेशनशिप एंड हुआ है, तो उस वक़्त वक़्ती तौर पे जो सैडनेस होती है, जो डिस्पेयर होती है, सेल्फ पिटी होती है, वो एक एग्ज़ाम्पल है अफेक्ट का, ठीक है? लेकिन अगर एक पर्सन है जो कि क्रॉनिकली एक अनसेफ किस्म के एनवायरनमेंट में, नेबरहुड में रह रहा है, तो वो हर वक़्त एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस का शिकार रहता है, तो ये उसका मूड है, ठीक है? तो अफेक्ट और मूड का ये फ़र्क होगा। आगे चलते हैं जी एकैथीसिया। एकैथीसिया जो है बेसिकली ये एक मोटर रेस्टलेसनेस की स्टेट होती है। ये काफ़ी सारे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट में ये चीज़ होती है, ठीक है? पेशेंट अपने कंट्रोल में अपने मूवमेंट्स नहीं रख पाता, वो रेस्टलेस होता है, एजिटेटेड होता है, बार-बार मूव कर रहा होता है और ऐसा लगता है कि फ्रैंटिक है और पैनिक्ड है। मतलब इट पेशेंट कैन नॉट सिट स्टिल और ये बड़ा ट्रबलिंग सिम्पटम है। इसको एकैथीसिया कहते हैं। मूविंग ऑन, अटेंशन, ये तो कॉमन इंग्लिश का भी वर्ड है, लोगों को पता ही है। अटेंशन इज़ द एबिलिटी टू कॉन्संट्रेट ऑन अ टास्क। ब्लॉकिंग, तो ब्लॉकिंग जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है
इसमें बेसिकली ये होता है कि इमोशनल रीज़न्स की वजह से जो पेशेंट है उसका थॉट प्रोसेस बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, ठीक है? वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, द पेशेंट कैन नॉट थिंक और स्पीक और मूव, एवरीथिंग इज़ वेरी सब कुछ पॉज़ हो जाता है, ठीक है? क्योंकि उन्होंने अपनी थॉट ब्लॉकिंग कर ली है। ये ज़्यादातर तब होता है जब एक साइकोलॉजिकली सेंसिटिव टॉपिक जो है वो पेशेंट के सामने रखा गया हो, वो उसको डिस्कस कर रहा हो और वो ओवरवेल्म हो जाए, तो वो थॉट ब्लॉकिंग कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है, उसको उसके साथ चाइल्डहुड अब्यूज़ डिस्कशन हो रही है विद थेरेपिस्ट, और वो बात करते-करते बीच में रुक जाए, तो दैट पर्सन हैज़ ब्लॉक्ड दोज़ थॉट्स। देन मूविंग ऑन, कैटाटोनिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अजीब सा फिनोमेना है। इसमें बेसिकली ये होता है कि एक स्टेट ऑफ स्टूपर होता है विद ऑल्टरेशन इन मोटर फंक्शनिंग। अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो आप देखेंगे कि ये एक रिजिड और एक अजीब सा बिज़ार सा पोज़ है इन लोगों का। दिस इज़ अ स्टेट ऑफ कैटाटोनिया। तो साइकोसिस के अंदर ये कॉमन है, कुछ मूड डिसऑर्डर्स हैं, कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में भी ऐसे होता है, लेकिन साइकाइट्री में ये ऑब्ज़र्व किया जाता है इन सम केसेस। इसके साथ और भी साइन्स हो सकते हैं, सिम्पटम्स हो सकते हैं, जैसे कि म्यूटिज़्म, इमोबिलिटी, स्टेरिंग, पोस्चरिंग, नेगेटिविज़्म, विथड्रॉअल, रिजिडिटी और ऑटोनॉमिक एब्नॉर्मैलिटीज़। फिर आ जाता है सर्कमस्टेंशियलिटी। नाउ दिस इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ कह लें कि बात करने की एब्नॉर्मैलिटी है। इसमें पेशेंट जो होता है वो अपनी मेन बात कर तक पहुँचते-पहुँचते बहुत सारे अननेसेसरी बातें पहले कर लेता है, ठीक है? बड़ी स्कैटर्ड थॉट प्रोसेस होता है। मतलब एक ये पर्सन अगर उस पेशेंट की बात सुन रहा है तो वो बहुत देर तक अपनी मेन बात पे पहुँचेगा और बहुत ज़्यादा बात इधर-उधर घुमाएगा, ठीक है? अननेसेसरी डिटेल्स देगा। और ये इनसिग्निफिकेंट होती हैं, इर्रेलेवेंट होती हैं, दे आर नॉट वेरी नेसेसरी, और इसको कहते हैं नॉन लीनियर थॉट पैटर्न। ये कुछ कंडीशंस में ऑब्जर्व होता है कि पेशेंट्स इस तरह से स्पीच अपनी करते हैं। देन देयर इज़ क्लैंगिंग, ये भी डिसऑर्डर्ड स्पीच का एक एग्जांपल है। इसमें बेसिकली ये होता है कि जो थॉट्स हैं ना, हम जनरली अपने वर्ड्स को अपने थॉट्स के हिसाब से कन्वे करते हैं ना, तो कुछ कंडीशंस में पेशेंट्स क्लैंगिंग करते हैं, यानी कि जो वो वर्ड बोल रहे हैं उसकी आवाज़ से मैचिंग अगला वर्ड बोलेंगे, फिर अगला वर्ड बोलेंगे, और ये काइंड ऑफ नॉनसेंस किस्म की डिसऑर्गेनाइज्ड इनकोहेरेंट स्पीच होती है। ये एक थॉट डिसऑर्डर का रिजल्ट होता है। इसमें एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि पेशेंट कहेगा सेड, रेड, डेड, हेड, लेड। क्यों? क्योंकि ये आपस में राइम कर रहे हैं। मूविंग ऑन, कंपल्शन की बात करते हैं। कंपल्शन इंग्लिश में कॉमनली भी यूज़ होता है, तो कुछ आपको समझ आ जाएगी इसकी ज़्यादा बेहतर। तो इसमें ये होता है कि आप पेशेंट जो होता है ना, वो अपने आप को काइंड ऑफ मजबूर समझता है एक एक्शन करने के लिए, वो कंपल्सरी उसको समझता है, एज अ कंपल्शन करता है। जो लोग उनके जिनमें ऑब्सेशंस होते हैं और कंपल्शंस होते हैं, ये अक्सर साथ साथ होते हैं, और ये एबनॉर्मल बिहेवियर में गिना जाता है, क्योंकि पेशेंट इस बिहेवियर से डिस्ट्रेस होता है, लेकिन वो इसको चेंज नहीं कर पाता। इसकी मिसाल हो सकती है इतने ज़्यादा हैंड वॉश करना कि आपकी स्किन ख़राब होने लग जाए, ठीक है? या बार-बार दरवाज़ों को चेक करना कि क्या वो लॉक हैं, तसल्ली करने के बाद भी उसके बाद फिर चेक करें, फिर चेक करें, फिर चेक करें। इसी तरह चूल्हे का अक्सर वहम हो कि बंद है कि चल रहा है, उसको रिपीटेडली चेक करते जाएँ इस हद तक कि आपकी मतलब नॉर्मल लाइफ़ डिस्टर्ब्ड हो जाए। इसी तरह कुछ पैटर्न्स में काउंटिंग करना, साइलेंटली कुछ वर्ड्स को रिपीट करना, या चीज़ों को एक ख़ास तरीके से ही अरेंज करना, नहीं तो अगर आपने नहीं अरेंज की तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये कंपल्शन के एग्ज़ाम्पल्स हैं। फिर आ जाता है कन्फैबुलेशन। आम इंग्लिश ज़ुबान में जनरली इसको इसके मुतरादिफ समझा जाता है कि कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन साइकाइट्री में ऐसा नहीं है। कन्फैबुलेशन इज़ एक्चुअली जो पेशेंट होता है वो कंफ्यूज्ड होता है, उसकी मेमोरी में एक एरर होता है, और उस मेमोरी के एरर को फिल करने के लिए पेशेंट एक ऐसी बात करता है जो उसके नज़दीक सच है, लेकिन वो सच नहीं होती। तो इट इज़ अ झूठ, लेकिन पेशेंट के नज़दीक वो सच ही समझ के उसको बोल रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा। तो इसको कहते हैं कन्फैबुलेशन। जैसे कि अक्सर जो अल्कोहल इंड्यूस्ड डिमेंशिया जो होता है उसके साथ ये बहुत कॉमन है। तो
पेशेंट जो होता है ना वो अपनी मेमोरी के गैप को फिल करता है विद मिस इंटरप्रेटेड और डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो सकता है कि एक पर्सन है, उसको डिमेंशिया है और वो आपको ऐसे किस्से कहानियाँ सुना रहा है अपने बचपन की जो कभी नहीं हुई, लेकिन उसके उसके हिसाब से वो हुई हैं। तो ये झूठ है, लेकिन पेशेंट अपनी तरफ से सच करके बोल रहा है। दिस इज कन्फैबुलेशन। मूविंग ऑन, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। इसमें बेसिकली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे होते हैं, लेकिन वो न्यूरोलॉजिकल रीज़न की वजह से नहीं होता, वो साइकोलॉजिकल रीज़न की वजह से होता है। जैसे कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पैरालिसिस, स्पीच इम्पेयरमेंट, ट्रेमर्स वगैरह हो सकते हैं, और जब उनको इन्वेस्टिगेट करें तो उसमें कोई एक ऑर्गेनिक कॉज नहीं मिल रही होती। इसकी मिसाल है हिस्टेरिकल ब्लाइंडनेस या हिस्टेरिकल पैरालिसिस, इसको भी कहा जाता था। ये मेलिंगरिंग नहीं है, क्योंकि मेलिंगरिंग जो होती है वो कुछ और है। मेलिंगरिंग में पेशेंट जानबूझ के फेक कर रहा होता है अपने सिम्टम्स और अपनी इलनेस को, लेकिन इसके अंदर ये होता है कि सिम्टम्स रियल होते हैं, लेकिन उसकी कॉज साइकोलॉजिकल होती है। तो इस इन दिस केस जब कोई वजह समझ ना आए तो साइकोलॉजिकल कंडीशन को रूल आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि इट कुड बी कन्वर्जन। फिर आ जाता है काउंटर ट्रांसफरेंस। काउंटर ट्रांसफरेंस और ट्रांसफरेंस हम दोनों टर्म्स को कवर करेंगे इस सीरीज़ में। सो इसमें ये होता है बेसिकली कि एक पेशेंट और एक साइकाइट्रिस्ट का एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप होता है, और लेकिन ये इनअप्रोप्रिएट होता है। इनअप्रोप्रिएट इन द सेंस कि अगर आइडियली देखा जाए तो जो डॉक्टर होता है, जो सुनने वाला होता है, उसको बायस नहीं होना चाहिए। उसको अपने कोई प्री कंसीव्ड नोशंस और अपने पर्सनल लाइफ इवेंट्स को अपने ज़हन में रख के उस पेशेंट को उस लाइट में नहीं देखना चाहिए। काउंटर ट्रांसफरेंस ये होता है कि जो साइकाइट्रिस्ट है या जो थेरेपिस्ट है, वो अपने बायस को साथ लेके पेशेंट को ट्रीट कर रहा है या सुन रहा है। यू अंडरस्टैंड, दैट इज काउंटर ट्रांसफरेंस। इसी तरह ट्रांसफरेंस इसका ऑपोजिट है कि पेशेंट थेरेपिस्ट को अपने जहन में एक और पर्सन की जगह पे रख के उसको असेस कर रहा है। तो काउंटर ट्रांसफरेंस एक ह्यूमन नेचर भी है कुछ हद तक, कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपना बैगेज इक्वेशन में ना लाएं, क्योंकि बिल्कुल न्यूट्रल आप रोबोट तो नहीं है, आखिर आपके भी कोई लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, और आप चाहते ना चाहते पेशेंट को किसी लाइट में देख ही सकते हैं ऐसे। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने बायस को इस चीज़ में ना आने दें। तो दिस फीलिंग, दिस बायस इज़ कॉल्ड काउंटर ट्रांसफरेंस ऑन पार्ट ऑफ द थेरेपिस्ट। ठीक है, तो थेरेपिस्ट की अगर कोई अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या उसके अपने इश्यूज़ हैं, तो वो उनको इस इक्वेशन में ना लाए। देन देयर इज़ कॉल्ड साइक्लोथाइमिया। साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर जो है, समझो कि एक बहुत माइल्ड किस्म का बाइपोलर डिसऑर्डर है। इसमें मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर के कंपैरिजन में माइल्ड होते हैं। और इसके अंदर ये होता है कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर है वो एक लाइफ लॉन्ग मूड डिसऑर्डर है, राइट। लेकिन ये इतना क्रॉनिक नहीं होता, ये अल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ इलेशन एंड डिप्रेशन होते हैं, एंड दिस हैपेंस विद अ स्पेसिफिक मूड डिसऑर्डर। देन देयर इज डिफेंस मैकेनिज्म्स। कुछ नाम से भी कॉन्सेप्ट बन ही रहा है कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। तो बेसिकली मैं फ्रॉइड की और उसकी थियरीज़ के बारे में, आईडी, ईगो, सुपर ईगो के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो वो अभी आप देखें, आपको बेहतर समझ आएगी। खैर, उसमें ये फ्रॉइडियन थियरी के हिसाब से बात निकली हुई है कि जो एक पर्सन का एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी है, जो ईगो है, वो समटाइम्स अनकंफर्टेबल और अनवांटेड फीलिंग्स या थॉट्स को फाइट ऑफ करने के लिए अपने आप के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करता है। ठीक है, ये डिफरेंट तरीकों का कोपिंग बिहेवियर हो सकता है, एंड इन अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड दिस इज़ अ गुड थिंग, वरना फिर आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल नहीं रख सकते अगर आप इतनी जल्दी इमोशनली इफ़ेक्ट हो जाएं। तो डिफेंस मैकेनिज़्म उसके ख्याल से काफ़ी हद तक हेल्दी है। अब साइकोलॉजी में डिफेंस मैकेनिज़्म के एग्जांपल्स हो सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, रिप्रेशन, सब्लिमेशन एंड रिग्रेशन। सो ये बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं, यू कैन चेक देम आउट। देन देयर इज़ डिलीरियम। डिलीरियम जो है ये एक स्टेट ऑफ मेंटल कन्फ्यूजन है, जो कि सडनली स्टार्ट होती है, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय अ फिजिकल कंडीशन ऑफ सम काइंड।
तो पेशेंट की ओरिएंटेशन इफ़ेक्ट हो रही होती है, उसको नहीं पता होता कि क्या टाइम है, आप कहाँ हैं, और ये एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट भी इसको कहते हैं। ऑफन इट इज़ रिवर्सिबल and there is disturbance in thinking and consciousness. The key features of delirium are acute change in mental status with fluctuating course, inattention, disorganized thinking and altered level of consciousness. ये different reasons की वजह से हो सकता है. It can be due to pain, infection, constipation, urinary retention, hydration, medication, environmental triggers वगैरह. Then there's delusions. ये भी आम इंग्लिश में भी वर्ड यूज़ होता है, समटाइम्स ज़रा एग्जैजरेट करके गलत तरीके से यूज़ होता है, लेकिन इधर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। डिल्यूजन जो है ये एक ऐसा गलत बिलीफ है जो पेशेंट को है, और आप चाहे उसको जितनी मर्ज़ी उसको लॉजिकली समझाने की कोशिश करें, वो उससे नहीं हिलता। और पेशेंट के कल्चर और रिलीजन और उसकी लेवल ऑफ एजुकेशन जो है, उसके साथ इस डिल्यूजन का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? आप उसको जितनी मर्ज़ी रीज़नेबल एविडेंस दे लें, वो अपनी डिल्यूजन से नहीं हटता। ये एक एब्नॉर्मल जो है ना स्टबर्ननेस है एक गलत थॉट को लेके। अब डिल्यूजन्स इल्यूजन और हेलुसिनेशन से फ़र्क चीज़ें हैं, इसको मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अब डिल्यूजन की एग्ज़ाम्पल हो सकती है जैसे कि किसी को कोई कन्विंस है विदाउट एनी प्रूफ कि उसके खाने में ज़हर मिला हुआ है, या उसको कोई धोखा दे रहा है, या कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, या कोई उससे प्यार करता है लेकिन उसने कभी ऐसा कुछ कहा भी नहीं है, ना शो किया, लेकिन उसको यकीन है कि वो उससे प्यार करता है। तो डिल्यूजन्स जो हैं ये डिस्टॉर्टेड बिलीव्स हैं। दे आर नॉट सपोर्टेड बाय एविडेंस एक्सेसिबल टू मोस्ट ऑब्जर्वर्स, और इसकी भी आगे से डिफरेंट टाइप्स होती हैं। दे कैन बी परसिक्यूटरी, रेफरेंशियल, ग्रैंडियोस, एरोटोमैनिक, निहिलिस्टिक और सोमैटिक इन नेचर। ये इसकी टाइप्स हैं। सो बिज़ार इल्यूजन्स हो सकती हैं, जैसे कि आप इम्पॉसिबल सिचुएशंस इमेजिन कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि आप एक एलियन हैं, और आप इस पे कन्विंस्ड हैं कि आप एक एलियन हैं। फॉर एग्जांपल नॉन बिज़ार, यू आर इमेजिनिंग पॉसिबल सिचुएशंस जो कि एक्चुअली नहीं है लेकिन आप उनको इमेजिन कर रहे हैं। मूड कॉन्ग्रुएंट, ये मैनिक और डिप्रेसिव स्टेट्स में हो सकता है। मूड इनकॉन्ग्रुएंट, इट हैपेंस विदाउट अ पर्टिकुलर मूड। So here I'm going to differentiate between delusion, hallucination and illusions. So delusion are fixed and false beliefs जो लॉजिक से करेक्ट नहीं हो सकते, and they are not consistent with their culture and education. Whereas hallucination जो होता है ना, वो एक सेंसरी परसेप्शन है। डिल्यूजन क्या था? एक बिलीफ था, लेकिन हेलुसिनेशन आपको फ़ील हो रहा होता है, सेंसरी परसेप्शन होती है, ठीक है? और वो गलत होती है, और इसका कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं होता। फॉर एग्जांपल यू आर सीइंग थिंग्स दैट आर नॉट देयर। ये एक विजुअल सेंसरी है ना, तो विजुअल परसेप्शन है ऑफ समथिंग व्हिच इज़ एक्चुअली नॉट देयर। या यू आर हियरिंग समथिंग विदाउट एनी एक्चुअल स्टिमुलस, ठीक है? तो ये एक बिल्कुल ही और चीज़ है। उसके कंपैरिजन में इल्यूजन जो है ना, उसमें आपको एक्सटर्नल स्टिमुलस मिल रहा है लेकिन आप उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें वो और चीज़ है। हेलुसिनेशन में एक्सटर्नल स्टिमुलस भी नहीं होता और परसेप्शन भी गलत होता है। इल्यूजन में परसेप्शन गलत होता है लेकिन स्टिमुलस रियल होता है। सो आई होप कि आपको काफ़ी समझ आया होगा और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और तरह के वर्ड्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि डिमेंशिया, डिप्रेशन, डिस्टोनिक रिएक्शन, डीएसएम, ईगो, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, फॉर्मिकेशन, हेलुसिनेशन, आईडीज ऑफ रेफरेंस, इल्यूजन, लूज एसोसिएशंस, मैनेज केयर, मेनिया, मूड वगैरह। If you like this video, please like, comment, share, and subscribe to my channel, and follow me on Instagram and Facebook. And I'll be back with another video. Allah Hafiz.